नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप सभी कृषि व्यवसाय को बड़ी लगन से करते हैं। इसके लिए आप निरंतर नई नई जानकारियां एकत्रित करते रहते हैं। इन्हीं जानकारियों को लेकर हम आपके पास आते हैं अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से कई वर्षों से, जो कि घर रहते आपको ढेर सारी कृषि संबंधी जानकारियां देता है और कई वर्षों से आप इसका लाभ भी लेते आए हैं। किसान भाइयों, ऐसे ही आप हमारे कार्यक्रम से अपनी कृषि को बढ़ाते रहें, यही हमारी कामना है। तो चलिए आज के कार्यक्रम भी शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ। किसान भाइयों, कई बार आप जानकारी के अभाव में जल्दबाजी में बीजों का उत्पादन कर देते हैं और नर्सरी लगा देते हैं। इससे आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में हम सही समय पर सही जानकारी लेकर यदि कृषि कार्य करें तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। किसान भाइयों, आज यही विषय है हमारा, नर्सरी बीज उत्पादन कैसे किया जाए। आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर मुकुल कुमार जी से। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे पॉली हाउस में प्लग ट्रे में नर्सरी बीज उत्पादन तकनीक। आमदनी दुगनी करने के लिए आखिर किसान को अपनी खेती में जो दिन पे दिन लागत बढ़ रही है, उस लागत को किस तरीके से कम किया जाए। तो जब बात हम करते हैं सब्जी उत्पादन की, तो सब्जी उत्पादन में एक मुख्य पार्ट है सब्जी पौध उत्पादन का। सब्जी पौध उत्पादन अगर हमारा किसान भाई अच्छी गुणवत्ता का अगर नहीं करेगा, जैसे कि एक बच्चा स्वस्थ बच्चा नहीं होता, तो फिर आगे चल के हमारा मानना ये होता है कि उसमें कुछ विकार आने की संभावना होती है। इसीलिए उच्च गुणवत्ता युक्त सब्जी उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट है सब्जी पौध उत्पादन का। इसी के साथ हम बात करते हैं जो आज हमारे देश में बेरोजगार युवा जो रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं, जो किसान का बेटा जो बीटेक एमटेक पीएचडी करके रोजगार की तलाश में घूम रहा है, उसके लिए एक रोजगार का एक सुनहरा अवसर अपने खेत पे एक क्रिएट करने का है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम यहाँ 144 वर्ग मीटर पॉली हाउस के अंदर खड़े हुए हैं। इस 144 वर्ग मीटर पॉली हाउस के अंदर अगर किसान प्लग ट्रे के माध्यम से, जो हमारे देश का युवा है, प्लग ट्रे के माध्यम से सब्जियों की पौध उत्पादन करता है, तो इस पॉली हाउस में एक बार में लगभग 600 से 700 ट्रे एक बार में बनती हैं और उस ट्रे में लगभग 60,000 से 70,000 पौध एक बार में तैयार होती हैं। इस पॉली हाउस को बनाने के लिए 800 रुपये वर्ग मीटर का खर्च आता है। 144 वर्ग मीटर बनाने के लिए लगभग 1,44,000 के आसपास खर्च इसमें आएगा, जिसमें सरकार का अनुदान रहता है 50%। और जरूरी नहीं है कि ये पॉली हाउस हमने लोहे का बनाया हुआ है कि लोहे का ही बनाए। इसमें एक विकल्प लकड़ी के पाइप, लकड़ी से या बांस के माध्यम से भी हम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाहरी मौसम में जो तापमान बढ़ता है घटता है, उसको नियंत्रित करने के लिए हम इसको पन्नी से कवर करते हैं। पाइपों से इसलिए कवर करते हैं कि उसका टाइम लॉन्ग टाइम 20 साल 25 साल उसकी उम्र हो जाती है, क्योंकि बांस और लकड़ी से हमारा 2 साल 4 साल में वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें जो खर्च 800 रुपये वर्ग मीटर का है, 50% सरकार का अनुदान होता है। उसमें आप एक बार में प्लग ट्रे के माध्यम से प्लास्टिक की प्रो ट्रे जो 600 से 700 ट्रे एक बार में बनती हैं, उसमें कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट जो इसमें मीडिया होता है, हमारे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं सब्जी पौध उत्पादन के लिए। जैसे कि अभी आपको हमारे कैमरामैन भी ये दिखाएंगे कि कौन सी मीडिया वर्मी कंपोस्ट और परलाइट होती है, उसके माध्यम से हम इस ट्रे में भरते हैं। उसी के साथ आपको वहाँ रखे हुए 2 पैकेट दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें कार्बेंडाजिम एक पाउडर होता है और एक 19-19 खाद। वर्मी कंपोस्ट
जो केंचुए की, जो हमारी नारियल के छिलके का ऊपर का क्रश करके बनाया जाता है, जो हमारा कोकोपीट, उसी के साथ हम मिलाते हैं वर्मी कंपोस्ट को। एक भाग हमारा होता है नारियल का छिलका और उसमें आधे से कम भाग होता है वर्मी कंपोस्ट, और 20 ग्राम लगभग 50 किलो खाद में हमारा कार्बेंडाजिम का पाउडर, और 20 ग्राम ही हमारा 19-19 या 20-20 होता है। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करने के बाद उस ट्रे में भर लेते हैं, जिसमें हमारी ट्रे में वो अलग अलग प्रकार की आती हैं। किसी में 104 होल होते हैं, किसी में 96 होल होते हैं, किसी में 126 होल होते हैं। तो अलग अलग सब्जियों के अलग अलग होल होते हैं। जैसे कि हमारा टमाटर, बैंगन, मिर्च, वो हम 104 वाले होल की जो ट्रे होती हैं उसमें लगाते हैं। तो जो हमारी 104 होल वाली ट्रे हैं, लगभग एक बार में इस पॉली हाउस के अंदर हम 700 ट्रे हमारी आ जाती हैं। इन 700 ट्रे में लगभग 70,000 पौध हम तैयार करते हैं, और एक पौध को तैयार करने में हमारा लगभग 50 से 55 पैसे का खर्च आता है। बीज, नारियल का छिलका, वर्मी कंपोस्ट, 19-19, कार्बेंडाजिम, ट्रे, इन सबको लेके हमारा एक पौध पे जो खर्च आता है वो हमारा मात्र 50 पैसे का खर्च आता है। उस 50 पैसे के खर्च के हम रिजल्ट में जो हम बेचते हैं तो लगभग हमारा 3 रुपए का एक पौधा बिकता है। तो जो आज हमारे देश में जो नवयुवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इस तरीके की एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद बेमौसम सब्जी उत्पादन कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे किसान भाइयों को ये समस्या सामने आई है, किसान भाइयों के, कि अभी बारिश काफ़ी पिछले 1-2 महीने में काफ़ी बारिश हुई है, जिसकी वजह से पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल खराब हुई है, सब्जियों की फसल खराब हुई है, सब्जियों का रोपा खराब हुआ है। तो उस ऐसे समय में हमारे पास क्या विकल्प है कि हम उस पौध को उच्च गुणवत्ता युक्त पैदा करें और किसानों को समय पर तैयार करके दें। अभी किसानों के पास समय चल रहा है खेत में लगाने के लिए। अगर आपके पास इस तरीके का पॉली हाउस छोटा सा स्ट्रक्चर है और आपने पौध तैयार की है, तो उस पौध के माध्यम से आप किसान के खेत में सीधा लगा सकते हैं। तो 50 पैसे एक पौध को तैयार करने में आपका खर्च आया। 700 आपने ट्रे लगाई, लगभग आपकी 700 पौध एक बार में 70,000 पौध तैयार हुई। 70,000 में एक बार में आपका खर्च लगभग 35 से 35,000 रुपये आएगा। और उसमें आपको कितना रिटर्न मिलेगा? एक पौध 3 रुपये की 2,10,000 रुपये आप एक बार में इस पौध को पैदा करने के बाद 2,10,000 की बेचेंगे। उसमें से आप 35,000 40,000 उसका खर्च निकाल के लगभग आपका 1,70,000 उसका नेट प्रॉफिट आपका 3 महीने में हो जाता है। तो एक बहुत छोटे स्ट्रक्चर से जो 144 वर्ग मीटर में हमारे जो देश के नवयुवा हैं, फूल की नर्सरी है, सब्जी की नर्सरी है, फलों की स्ट्रॉबेरी है, पपीता है, उसकी नर्सरी है, वो तैयार करने के बाद 3 महीने में 1,70,000 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट वो 144 वर्ग मीटर से ले रहे हैं। बहुत सारी बीमारी उसमें हमारे शरीर में आती है। उन बीमारी से बचने के लिए सबसे पहला जो स्टेप हमारा है वो स्वस्थ सब्जी पौध उत्पादन का है, जो आप प्लास्टिक की प्रोट्रे के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे किसान भाइयों को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो प्लास्टिक की प्रोट्रे के माध्यम से सब्जी नहीं उगाना चाहते, तो एक इंसेक्ट प्रूफ नेट, कीट अवरोधी नेट हाउस आता है। अभी मैं गुजारिश करूंगा अपने कैमरामैन से कि उस पर भी फोकस करेंगे। तो उस पर आप कीट अवरोधी नेट हाउस के अंदर वो मिट्टी में उससे फॉर्मेल्डिहाइड से स्टेलाइज करने के बाद उसमें आप अपनी पौध को, रोपे को तैयार कर सकते हैं। उसमें मिट्टी में आपकी जो मिट्टी जनित बीमारी आती है, मिट्टी जनित बीमारी को कंट्रोल करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड से उपचारित करते हैं। उस फॉर्मेल्डिहाइड से उपचारित करने के बाद 1 साल तक जो मिट्टी से बीमारी जनती है वो मिट्टी से बीमारी नहीं जनती, और उसमें आप नर्सरी को लगाते हैं और नर्सरी को खेत में लगा के तैयार करके अपने रोपे को खेत में लगा देते हैं। तो उसमें लगभग 20 से 25 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है, और आप लगभग 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर तक भी कहीं इस रोपे को ले जाके कहीं प्लास्टिक के बैग में या पन्नी में या थैले में इसको
ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ले जा सकते हो, कहीं दूर भी पहुंचा सकते हो, बशर्ते उसमें समय समय पर पानी का छींटा उसमें लगता रहे। कोकोपीट में मैं आपको किसान भाइयों को दिखाना चाहूँगा कि अगर हम इस माध्यम से ये प्लास्टिक की प्रो ट्रे के माध्यम से पौध लगाते हैं तो इसमें ये बहुत सारी रूट इसमें नीचे बनती है, ये बहुत सारी रूट बनती है। जब हम इसका ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इसमें थोड़ी बहुत भी रूट अगर डैमेज हो जाती है तो इस प्लांट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर कितनी भी डिस्टेंस पर आप जाएंगे तो इस पे प्लांट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसे आप कितनी भी दूर ले जाके लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें रूट कॉम्पैक्टनेस के लिए इसमें जो नारियल के छिलके का इस्तेमाल किया गया है और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया गया है। उसमें अगर मॉइस्चर थोड़ा बहुत कम भी है तो जो नारियल का छिलका है वो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रोवाइड कराता रहता है कुछ समय के लिए और इस प्लांट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैं यह किसान भाइयों को यह सलाह देना चाहूँगा कि जो हमारे देश के युवा हैं उन युवाओं को इस तरीके पॉली हाउस में प्लास्टिक की ट्रे के माध्यम से अपना सब्जियों का, फूलों का और फलों का नर्सरी पौध तैयार करके वो अधिक मुनाफा ले सकते हैं। साथ ही साथ जो किसान इस पॉली हाउस में सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं प्लस ट्रे के अतिरिक्त वो खीरा, बीज रहित खीरा है, कलर रंगीन शिमला मिर्च है, टमाटर है जो इनडिटर्मिनेट बढ़ने वाला टमाटर होता है, उनके माध्यम से भी हमारे देश के युवा उन अतिरिक्त आमदनी ले सकते हैं और अपने देश में बड़े बड़े शहरों में या विदेश में वो सप्लाई करके एक्सपोर्ट करके एक अतिरिक्त आमदनी ले सकते हैं। तो जो युवा किसान भाइयों के मैं कहना चाहूँगा जो आज के देश के बेरोजगार युवा हैं वो इस तरफ ध्यान आकर्षित करें और ये बहुत अच्छा एक आय का साधन है और हमारे किसान के हित के लिए ये एक बहुत अच्छी तकनीक है। तो इसी के साथ किसान भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्कार। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, यदि फसलों की सुरक्षा की बात करें तो निश्चित तौर पर उसका सबसे बड़ा प्रभाव जलवायु का पड़ता है। हमारे भारत की जलवायु निरंतर बदलती रहती है, इसलिए समय रहते मौसम की जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। तो आइए आज हम मौसम की जानकारी लेते हैं स्वप्निल दुबे जी से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर स्वप्निल दुबे, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन। आज हम चर्चा करेंगे कृषि में समसामयिक सलाह की। जैसा कि इस समय देख रहे हैं कि खरीफ का मौसम जो है समाप्ति की ओर है और रबी के मौसम की जो है तैयारी चल रही है। और खरीफ में जैसा कि प्रदेश में मुख्य रूप से सोयाबीन, धान, उड़द, मक्का, ज्वार की फसलें थी और आगामी रबी में हमारे किसान भाई गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा, सरसों की खेती करेंगे। तो इन्हीं फसलों पे हम जो है समसामयिक जो है कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। यदि हम बात करें सोयाबीन की, तो जैसा इस बार हमने देखा कि सोयाबीन में काफ़ी समस्याएं आई, जो है उस पर गडल बीटल आया, स्टेम फ्लाई का प्रकोप आया, पीला मोजेक आया, उड़द में पीला मोजेक आया।
तो काफ़ी हमारे किसानों को जो है संघर्ष रहा और सोयाबीन में काफ़ी जो है कम उत्पादन हुआ, कहीं कहीं पानी कम गिरा, कहीं अधिक पानी गिरा, काफ़ी समस्या आई। तो निश्चित है कि जहाँ पे सोयाबीन की कटाई हो चुकी है तो वहाँ पे जो है उसकी अच्छी तरीके से गहाई करें, और जो भी हमारी गहाई हो रही है उसको किसान भाई 2 से 3 दिन तक अच्छी तरह धूप में उसको सुखाएं, और दाने को जीभ में रख के काट के देखें कि कट की आवाज़ आती है, तब तक उसमें नमी जो है 8 से 10% नमी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जिन क्षेत्रों में कटाई का काम हो चुका है, गहाई हो चुकी है, तो वहाँ पे चाहे उड़द हो, चाहे सोयाबीन हो, या तिल्ली हो, या मक्का हो, दानों को जो अच्छी तरीके से धूप में सुखा लें, उसके बाद ही उनका उचित तरीके से भंडारण करें। कहीं कहीं क्षेत्रों में जो है अभी जो है अरहर की फसल लगी हुई है, तो अरहर की फसल में 2-3 बातें मुख्यतः ध्यान रखें। अरहर की फसल में मुख्यतः इस समय देखा जा रहा है कि पत्तियों पे पत्ती लपेटक कीट जो है उसका प्रकोप देखा जा रहा है। तो जिन क्षेत्रों में अरहर की पत्तियों पे पत्ती लपेटक कीट जो है पत्तियां मुड़ रही हैं या लपेट रही हैं, तो वहाँ पे क्लोरपाइरिफास 20 सीसी दवा मात्रा जो है 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से, या प्रोफेनोफास 50 सीसी दवा 600 ml प्रति एकड़ की दर से हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। कहीं कहीं क्षेत्रों में तुअर में ये भी देखने में आता है कि जो तुअर की डंडी है, जो तना है या डंडी है, वहाँ पे काले काले निशान बनते हैं, इसको जो है फाइटोप्थोरा ब्लाइट कहते हैं। तो इसके लिए रीडोमिल करके एक फफूंदनाशक आता है, इसका हमारे किसान भाई ड्रेंचिंग कर सकते हैं। रीडोमिल दवा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के जो है हमारा छिड़काव किसान भाई करे, तो ये जो फाइटोप्थोरा की समस्या है ये भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और जैसे ही तुअर में फूल बौनी आती है तो कोई ना कोई पाउडर या डस्ट का उपयोग करें। ख़ास तौर पर मिथाइल पैराथियान दवा आती है, मिथाइल पैराथियान जो है 1.5% चूर्ण 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, या हमारा क्विनाल्फास जो है 1.5%, ये भी जो है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से क्विनाल्फास दवा का छिड़काव करें। तो जहाँ पे तुअर में या तो पत्ती लपेटक कीट आ रहा है या जो है उसमें पॉट फ्लाई का अटैक आ रहा है, तो उसके लिए जो हमारे किसान भाई कीटनाशकों का उपयोग करें। कई क्षेत्रों में जो है हम देख रहे हैं कि धान की फसल भी लगी हुई है, और धान की फसल को भी कटने में अभी कहीं कहीं 15 दिन, 25 दिन और 1 महीना तक है। और धान में भी कई तरह की रोग बीमारी आ रही है, जैसे माहू आ रही है, काली माहू आ रही है, जड़ में माहू आ रही है, और जो है गर्दन तोड़ रोग आ रहा है। तो यदि माहू का नियंत्रण करना है धान में, तो धान में माहू के नियंत्रण के लिए पाइमेट्रोजिन करके दवाई आती है, इसका जो है 120 ग्राम दवा 1 एकड़ में घोल बना के छिड़काव करें। या दूसरी दवा जो आती है जैसे इमीडाक्लोपिड है या थायोमेथाक्साम है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं किसान भाई। तो माहू के नियंत्रण के लिए जो खास विशेष काली या भूरी माहू आ रही है, फ्लूनिका मेड एक दवाई आती है, 60 ग्राम प्रति एकड़ की दर से घोल बना के छिड़काव करें। कई क्षेत्रों में जो है गर्दन तोड़ का भी जो है प्रकोप देखा जा रहा है, तो ऐसे ही जहाँ पे गर्दन तोड़ का प्रकोप देखा जा रहा है वहाँ पे जो है आइसोप्रोथेन दवा जो आती है 40 सीसी के नाम से 500-400 ml प्रति एकड़ की दर से घोल बना के हमारे किसान भाई छिड़काव करें। तो धान में ये समसामयिक सलाह रहेगी। साथ ही इसके बाद जो हमारे किसान भाई रबी की तैयारी कर रहा है, तो रबी की तैयारी में किसान भाई ध्यान रखें कि जैसी पर्याप्त ठंडक और नमी आती है तो हमारे रबी फसलों की बुआई होती है। तो रबी फसलों में सबसे पहले हमारे किसान भाई जो है जैसे मसूर की बोनी कर सकते हैं, चना की बोनी कर सकते हैं, तिवड़ा की बोनी कर सकते हैं। तो ये जो अक्टूबर का माह चल रहा है, इसमें हमारे किसान भाई मसूर, तिवड़ा, जिस तरह हमारे पास पानी है, पानी का संसाधन है, मिट्टी हल्की है, काली है, उसमें गेहूं लगाना है, चना लगाना है, पानी के क्या साधन है, तो उस हिसाब से हम उन्नत किस्मों का चयन करें। तो उसके लिए रबी फसलों के लिए भी समसामयिक जो है आपको जानकारी दी जा रही है। यदि हम मसूर की बात करें, मसूर में ओगरे की बहुत समस्या आती है, और हमारे किसान भाई जो है मलका मसूर या भूरी मसूर काफ़ी लगाते हैं, जो काफ़ी मलका वैरायटी काफ़ी पुरानी हो गई है। तो अब जितने बीज आ रहे हैं, चाहे वो बीज निगम हो या आपके सरकारी प्रक्षेत्र हो, सब दूर जो है अच्छी वैरायटी आ रही है, जैसे DPL 62 आ रही है, PL 8 आ रही है, IPL 316 आ रही है, RVL 30 आ रही है, RVL 31 आ रही है। तो इन उन्नत किस्मों का हमारे किसान भाई चयन करें यदि हम मसूर की खेती करते हैं, और 1 एकड़ में बीज दर 20 किलोग्राम हमको रखना है। और बीज को हमको जो मसूर का बीज है, इसको हमको ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है इससे उपयोग करना है, इससे उपचारित करके बुआई करना है। तो एक बार फिर मसूर की उन्नत किस्में आप चाहें तो लिख लें, RVL 30, RVL 31, IPL 316, PL 8, DPL 62, IPL 81, इन किस्मों का हमारे किसान भाई चयन कर सकते हैं, जिसमें उत्पादन क्षमता जो है 18 से 20 कुंटल तक 2.5 एकड़ में, और जो लगभग 110 से 115 दिन में पक के तैयार हो जाती है। कई क्षेत्रों में हमारे किसान भाई जो है
मसूर के बाद जो है चने की बुआई करते हैं, और चने में भी उगरा की काफ़ी समस्या रहती है। तो अब जो उगरा की किस्में आ रही हैं, बढ़िया उगरा निरोधी किस्में जो है आ रही हैं, जैसे जवाहर चना 11, जवाहर चना 14, जवाहर चना 16, जवाहर चना 63, RVG 201, RVG 202, RVG 203, तो जाकी 9218, JG 130। तो ये जो हमने 8-10 आपको नई किस्में बताई हैं, इन किस्मों का आप उपयोग करें। जो हम 315 चना या कांटे वाला चना या खजिया चना जिसको हम कहते हैं, जिसमें काफ़ी उगरे की समस्या आती है, इस बीज को हम उपयोग न करें। दूसरा, जो भी हमारे किसान भाई चने की बुआई कर रहे हैं, अपने खेत में बीज का बीजोपचार ट्राइकोडर्मा फफूंदनाशक से अवश्य करें। ट्राइकोडर्मा जो है 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज, यदि 1 कुंटल हमारा बीज है तो 500 ग्राम हमको हल्का सा पानी छींटना है और ट्राइकोडर्मा पाउडर को मिलाना है। तो चने के साथ यदि हमारे खेत में ट्राइकोडर्मा जाएगा बीज उपचार के माध्यम से, तो हमको उगरे से निजात मिलेगी, उगरे से हम बचाव कर सकते हैं। साथ ही खेत की तैयारी के समय भी, जब हमारे चना और मसूर के खेत तैयार हो रहे हैं, उस समय हमारे किसान भाई भी गोबर की खाद के साथ 4-5 तगाड़ी गोबर की खाद ले लें अंदाज से, और उसमें 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को मिला के रख दें और हल्का सा पानी छीट दें, ढक के रख दें। जैसे ही हमारा ट्राइकोडर्मा बढ़ जाएगा तो 3-4 दिन में उसको हम खेतों में डालना शुरू कर दें। तो ये हमारा उगरा का बड़ा अच्छा उपचार है कि उगरा से यदि बचाव करना है तो चने को, मसूर को ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है जैविक हमारा फफूंदनाशक से इससे उपचारित कर जो है बुआई करें। चना के खेत में, मसूर के खेत में यदि सरसों या अलसी लग जाए, चने के साथ अलसी की यदि हमारे किसी खेती करते हैं, या चना के साथ धना की खेती करते हैं, धना चना की खेती या चना अलसी की खेती, तो वो भी उगरा से बचाव का एक बहुत ही कारगर उपाय है, क्योंकि अलसी के पौधे में भी एक द्रव्य रसायन होता है जो उगरा को, उकसा को काफ़ी हद तक कम करता है। तो चने के साथ हम अलसी को लगाएं, मसूर के साथ हम अलसी को लगाएं, चना के खेत में सरसों को लगाएं। तो अंतर्वर्ती फसल के रूप में हमको ये अतिरिक्त जो है सरसों से या अलसी से अतिरिक्त आय भी हो सकती है। और चने के खेत में यदि हमारी सरसों लगती है तो इससे क्या पाले का भी हमको बचाव होता है, क्योंकि कई साल हम देख रहे हैं कि लगातार जो है टेम्परेचर 4 डिग्री 5 डिग्री पे आ जाता है, काफ़ी कम जो है तापमान आ जाता है, और दिसंबर के माह में ये स्थिति आती है। आगे चल के हम बात करते हैं गेहूँ भी काफ़ी हमारे किसान भाई लगाते हैं, कहीं कम पानी का लगाते हैं, शरबती लगाते हैं और कठिया गेहूँ लगाते हैं। तो जो किसान भाई कठिया शरबती गेहूँ की बात करते हैं, C306 की बात करते हैं, तो उसमें ही C306 का नया रूप है SW 2004 के नाम से, अमर के नाम से इस बीज को लगा सकते हैं। HI 1531 जो है हर्षिता के नाम से लगा सकते हैं। JW 30 बीज, JW 3173। तो ये निश्चित है कि यदि उन्नत बीज का आप उपचार करते हैं, उन्नत बीज लेते हैं, बीज का बीज उपचार करते हैं और सही तरीके और सही खाद से आप यदि खेती करते हैं, तो रबी फसलों में हम फसलों का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, कैसा लगा हमारा आज का अंक? हमें उम्मीद है इस अंक से आपने ढेर सारी कृषि संबंधी जानकारियाँ ली होंगी। अगले अंक में कुछ और कृषि संबंधी जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अभी समय हो चला है खबरें खेती का, तो चलिए देख लेते हैं समाचार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बैंकर से जैविक किसान बनने का सफर तय किया दंपति ने। तुलसी की खेती में है भरपूर लाभ। सर्दी के मौसम में फसलों को बचाएं कीटों से, और कोरोना काल में किसान रखें विशेष सावधानी। और अब खबरें विस्तार से। कहते हैं कि अपने गांव, अपने घर की मिट्टी हमें हमेशा बुलाती है अपनी ओर, लेकिन कुछ मजबूरियों और कुछ मसरूफियतों के कारण हम उस बुलावे को नकार देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने काम, अपने करियर की ऊंचाइयों को छोड़कर वापस लौट पड़ते हैं अपने घर की ओर। ऐसे ही एक जैविक किसान हैं प्रतीक शर्मा, जिन्होंने बैंक की नौकरी छोड़कर वापस खेती किसानी का रुख किया है। श्री शर्मा ने जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इटारसी से करीब 21 किलोमीटर दूर बेस गांव दाब खेड़ा में जैविक उत्पादन शुरू किया, जिसमें उन्हें भरपूर साथ मिला पत्नी प्रतीक्षा शर्मा का, जो स्वयं भी बैंक में नौकरी करती थी। पॉली हाउस में उन्होंने पूरी तरह रसायन मुक्त सब्जियां और अनाज उगाना शुरू किया, जिस पर उन्हें अच्छे परिणाम भी मिले। धीरे धीरे उन्होंने स्टार्टअप को आगे बढ़ाया, शहरों का रुख किया। राजधानी भोपाल के कई परिवारों को इन जैविक उत्पादनों का लाभ मिला। श्री शर्मा अन्य शहरों में भी रसायन मुक्त सब्जियां और अनाज पहुंचाने में लगे हैं।
वास्तव में अब हमारे देश को पढ़ा लिखा तबका भी अब अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। खैर, किसानों की ओर मुड़े इस वर्ग से आम जनता को तो लाभ मिल ही रहा है, साथ ही किसानों को भी अपनी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है। तुलसी के पौधे की जहां हिंदू धर्म में बहुत अधिक मान्यता और आस्था है, वहीं इसमें औषधीय गुण भी भरपूर हैं। यूँ तो तुलसी हर मौसम में उगाई जाती है, लेकिन इसकी खेती के लिए सर्दी का मौसम उपयुक्त माना जाता है। तुलसी की बुवाई बीज द्वारा की जाती है, लेकिन पौध बनाने के लिए अप्रैल मई महीनों में बीजों को क्यारियों में मिट्टी में मिलाकर बोया जाता है। बीज को इसमें हल्की सिंचाई की ज़रूरत होती है। बुवाई के करीब 1 महीने बाद रुपाई का समय आता है। चूँकि तुलसी एक औषधीय पौधा है, इसलिए इन रोगों का प्रकोप भी कम पड़ता है। तुलसी का उपयोग ढेरों औषधियों में तो किया जाता है, साथ ही अब यह देसी ही नहीं बल्कि विदेशी भोजन का भी अहम हिस्सा बन गया है। बाजार में तुलसी के पाउडर और बीजों की खूब मांग रहती है, इसलिए इसकी खेती कर किसान भरपूर मुनाफा कमा सकते हैं। सर्दी के मौसम में फसलों को बचाएं कीटों से। जैसे जैसे सर्दी के मौसम की शुरुआत होने लगी है, वैसे वैसे रबी की कुछ फसलों में कीड़े लगने की संभावनाएं भी बढ़ने लगी हैं। शुरुआती दौर पर ही यदि किसान थोड़ी सावधानी रखें तो फसलों को कीड़ों से बचाया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि बदलते मौसम का असर सब्जियों की खेती पर अधिक होता है। इस समय सब्जियों में चूसक और झुलसा कीड़े लग जाते हैं। जैसे जैसे तापमान गिरता है, वैसे वैसे इसका प्रकोप भी बढ़ने लगता है। इसके साथ गेहूं में रतुआ रोग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार चना, अरहर और टमाटर की फसलों में उकटा रोग रखने का डर बना रहता है। इससे बचने के लिए गोबर की खाद का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए और ऐसे समय सिंचाई करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह रोग पानी से एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचता है। जबकि रतुआ रोग के लिए हल्की सिंचाई और धुआं करना लाभकारी हो सकता है। कोरोना काल में किसान रखें विशेष सावधानी। कोरोना की इस महामारी के समय हमारे अन्नदाता किसान लगातार बिना रुके बिना थके लगे हैं खेती किसानी में। ऐसे समय उन्हें अपने और परिवार के लोगों को संक्रमण से रोकने के लिए कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। समय समय पर प्रसार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा सावधानी और सतर्कता बरतने की समझाइश दी जाती है। किसानों को अपने घरों, खेतों और बाजार जाते समय सावधान रहने की ज़रूरत है। भूलें नहीं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ी एहतियात बरत कर आप स्वयं और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।